नमस्कार, मैं हूँ राजीव और मेरे साथ जुड़े हैं बाजार विश्लेषक सोमेश कुमार। अच्छा खासा घूम-घाम कर आए हैं, तो वो थकान अभी भी हावी है या उतर गई? थकान एक्चुअली थी, अब ठीक हो गई। अच्छा, लाइव होते ही ठीक हो गई क्या? इसके पहले लग रहा था कि बहुत थकान है, अभी तो ठीक लग अच्छा, रहा है। चलिए आपका दवाई जोश भी बढ़ाने के लिए कॉफ़ी चीयर्स। हमारे पास नहीं है, तो हम पानी चेयर्स ही कर लेते हैं। चलिए सर। लेकिन बाजार को क्या है, बाजार को जोश नहीं बन पा रहा है। 25,000 मैंने पिछली बार भी पूछा था आपसे कि अटक रहा है मामला, एक बार फिर से वही दिख रहा है। क्या हो रहा है? क्या? ये एक्सपायरी के कारण है, तो ये एक्सपायरी खत्म होने के बाद ही डायरेक्शन मिलेगा, क्योंकि पहले एक बारी जस्ट 1 मिनट के लिए बैंक निफ्टी बैंक टच कर देता हूँ। 55,500 के ऊपर एक दिन क्लोज़ मिला। लेकिन दूसरे दिन एक्सपायरी रिलेटेड वोलेटिलिटी के कारण उसके नीचे फिर आ चुका। तो मुझे लगता है मार्केट को डायरेक्शन ये हफ्ता तो नहीं मिलेगा और अगले हफ्ता डायरेक्शन ढूँढने की कोशिश करेगा। तो थोड़ा 1-2 दिन ये हफ्ता तो वेट करना पड़ेगा। जी। नहीं तो एक्सपायरी मतलब कल ही ना, तो फिर कल के बाद फिर मतलब शुक्रवार को थोड़ा-सा शांत होंगे, समझेंगे और फिर नए हफ्ते में नई चाल पकड़ेंगे। कुछ इस तरह का मूड बन रहा है क्या? उस तरह का ही लगता है। तो साथ-साथ नया महीना भी शुरू हो जाएगा, तो जो एक मतलब पुराना किस्सा रहा है कि मई में लोग बाज़ार में बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं रखते हैं। कई बार तो बड़ी गिरावट की बात सोचते हैं। ज़्यादा गिरावट नहीं हुई है, लेकिन फिर भी मतलब वो मई में बाज़ार ने कुछ दिया नहीं है। तो वैसा ही कुछ मामला रहा क्या? नहीं, कहानी बनाते हैं लोग, ऐसा कुछ भी नहीं है। मई में कोई बहुत बड़ा हिस्ट्री नहीं है कि 100 में 2 चीज़ें हो जाती हैं बहुत बड़ी, तो उसको फिर एक बेंचमार्क ले लिया जाता है, वैसा नहीं है। मई में ऐसा कुछ भी नहीं है। मई मेन क्या है, अप्रैल, मई, जून ये 3 खतरे वाले क्वार्टर इसलिए रहते हैं क्योंकि मार्च क्वार्टर एंड होता है, फाइनेंशियल ईयर एंड होता है हमारे यहाँ तो पर्टिकुलरली। तो इसके बाद एक थोड़ा डर रहता है कि अगर ईयरली रिजल्ट्स अच्छे नहीं आए तो क्या हो सकता है, इसलिए अप्रैल में होता है। अदरवाइज़ ऐसा कहीं है नहीं है, अगर रिजल्ट्स वगैरह सब ठीक चल रहे हैं, प्रोजेक्शन सब ठीक चल रहे हैं, तो मई खराब होगा ऐसा कहीं नहीं है। इनफैक्ट मई फ्लैट, जून फ्लैट, जुलाई, अगस्त से चीज़ें अच्छी होती हैं। जी। तो सेंसेक्स 81,000 के ऊपर और हमारा निफ्टी जो है, वो जैसा मैंने कहा कि बार-बार अटक रहा है, 25,000 के ऊपर जाने का मन नहीं बना पा रहा है। तो आप कह रहे हैं कि एक्सपायरी निपट जाए, शुक्रवार को थोड़ा-सा आराम कर लेंगे और उसके बाद फिर नए हफ्ते में ये कह लीजिए या नए महीने में कह लीजिए, वहाँ से फिर अगली चाल बनेगी। तो वो अगली चाल ऊपर होगी या नीचे भी हो सकती है? नहीं, निफ्टी तो ये कह रहा है कि हो सकता है कि थोड़ा बहुत कूल ऑफ और पॉसिबल हो, लेकिन उसका लेवल अभी नहीं बना है क्योंकि 20 डीएमए की जो लाइन है वो तो ब्रीच नहीं हो रही है। तो जब तक वो ब्रीच नहीं होगी वो कहना मुश्किल है, लेकिन एक काइंड ऑफ राउंडिंग टॉप छोटे समय में बनता हुआ निफ्टी दिखा रहा है और उसका कंफर्मेशन होगा तभी जब 20 डीएमए के नीचे क्लोज हो जाए। अदरवाइज ये कंसोलिडेशन में है और ऊपर नीचे किधर भी जा सकता है। 20 डीएमए के नीचे क्लोज हुआ तो थोड़ा नीचे जाने के चांसेस, करेक्शन के चांसेस रहेंगे अप टिल मैक्सिमम अप टिल 200 डीएमए, उससे ज़्यादा तो नहीं दिखता अभी। और अगर 25,000 के ऊपर ब्रेक, नहीं, 25,000 से 20, इनफैक्ट 24,800 से 25,250 ये पूरा जोन ऑफ रेजिस्टेंस है। तो इसमें कहीं पे भी ये अटकता रहेगा, बढ़ेगा, थोड़ा गिरेगा, बढ़ेगा। यहाँ कंसोलिडेशन का ज़ोन ऑलरेडी डिफाइंड है। जी। तो फिर पोज़ीशन किस तरह से रखनी चाहिए, तैयारी किस तरह से रखनी चाहिए? चलिए मान लीजिए कल तो एक्सपायरी का जो भी उतार-चढ़ाव होगा वो देखा जाएगा। हमारे दर्शकों में तो अधिकांशतः लोग लंबे अवधि के निवेश वाले होंगे, ट्रेडिंग उतना फ़ोकस उनका रहता नहीं होगा, लेकिन फिर भी अ, दोनों तरीके से देख लेते हैं कि जिन्होंने इस सीरीज़ में या आगे की सीरीज़ को ध्यान में रख कर के कुछ पोज़ीशन बना रखी होगी, उन्हें कैसे अपने आप को तैयार रखना चाहिए और जो निवेशक हैं, वो आगे के लिए क्या सोच कर के रखें? क्या उन्हें किसी करेक्शन का ही इंतज़ार करना है कि अच्छा यहाँ पर इन लेवल्स पे ऊपर जाना भी है तो फिलहाल खरीदारी नहीं करनी है? क्या ये अप्रोच रखना है कि ठीक-ठाक आ जाए 24,500 24,000 वगैरह जैसे लेवल आएँ, वहाँ पर फिर कुछ नई खरीदारी करेंगे? या एक बार को 25-200 के ऊपर निकलना शुरू हो जाए
उसके बाद फिर निवेशक भी खरीदारी के लिए सोच सकते हैं? दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं राजीव जी। एक तो ये हुआ कि आँख बंद किया और कहीं पे भी हाथ डाला, सेक्टर वाइज़ उठा लिया। वो समय चला गया। वो समय 23,000 उसके नीचे था। अभी हम 25,000 पे हैं। तो जनरल बाइंग तो अब करना बुद्धिमानी भी नहीं है और पॉसिबल भी नहीं है कि उससे पैसा बन पाए। तो पॉकेट्स में ही बाइंग करना होगा, मिड कैप, स्मॉल कैप, लार्ज कैप सब मिला के बाइंग करना होगा। और जो फेवरेबल सेक्टर्स हैं जैसे बीएफएसआई अभी भी खराब नहीं है, बीएफएसआई सेक्टर खराब नहीं है, कंजम्पशन अच्छा है, फार्मा अच्छा है, इन सब में स्टॉक चुनना ही पड़ेगा क्योंकि अब जनरल बाइंग का समय ही चला गया, मिलेगा ही नहीं। कहीं वैल्यूएशन तकलीफ देगा, कहीं मोमेंटम बहुत ज़्यादा खींच के लेके जा चुका होगा, वहाँ पिक एंड चूज़ करना मुश्किल, पिक एंड चूज़ ही करना पड़ेगा। लेकिन मुझे तो लगता है कि नया हाई का ही सारा सेटअप है, तो बाय एट डिप्स भी रखा जा सकता है और अब तो रिज़ल्ट भी आ गया है, तो जहाँ-जहाँ रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं, इन सब जगह में, और ऐसा भी नहीं कि रिज़ल्ट जनरल कहीं अच्छे आ रहे हैं, कंपनी वाइज़ ही अच्छे आ रहे हैं। तो जहाँ-जहाँ रिज़ल्ट अच्छे आ रहे हैं इन सेक्टर्स में, उन सभी जगह जमा कर सकते हैं, उसमें कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन चूँकि 25 है तो 25 से 24 और 25 से 27, 28 ये वाली वोलेटिलिटी को झेलना पड़ेगा। मतलब इसको अगर कहें कि सीधा 25 का 27 हो जाए, वैसा नहीं होगा। थोड़ा नीचे आएगा तो उसको भी बेयर करना पड़ेगा। जी, ठीक है। तो ये रही बात निफ्टी की। तो ये जो रेंज आपने बड़ा बताया, उसके बीच में मतलब क्रमशः किन-किन स्तरों का ध्यान रखना है, ऊपर और नीचे? हाँ, पहला तो मुझे लगता है कि नीचे 20 डीएमए के पहले करेक्शन एक्सपेक्ट ही ना करें तो अच्छा है। और छोटा-छोटा देखिए कंसोलिडेशन का भी नेचर क्या होता है, बैंड जी। नैरो होता जाता है और किसी एक दिन यहाँ किसी चार्ट पे एक बता दें, 20 डे मूविंग एवरेज जो सोमेश जी कह रहे हैं, वो अभी 24,650 के आसपास है। ये जो हरी रेखा है, ये वाली रेखा है 20 डे मूविंग एवरेज की। जी, बताएँ। तो पहला तो वही इंडिकेटर ले लेंगे और वो लिया भी, उसके बाद भी तुरंत इमीडिएट सपोर्ट आ जाएगा 20 सेकंड में के जो कैंडल का लो है, वो तुरंत इमीडिएट सपोर्ट उसके बाद ही है। उसके बाद एक तकलीफ है, ये जो लो है इसके बाद एक तकलीफ ये होगा कि फिर बाय डिप्स में नहीं कह पाऊँगा। फिर ये एकदम बहुत छोटे वाले समय के लिए, बहुत छोटे वाले समय के लिए ये 200 डीएमए की तरफ जा सकता है, 50 डीएमए की तरफ जा सकता है, इसके अच्छा, एक नीचे। कन्फ्यूज़न है फिर। जब आप हाँ, कहते हैं बाय डिप्स इन्वेस्टर्स के लिए, हाँ। तो मतलब 24,750 से 24,650 के बीच में तो कोई ऐसा डिप है ही नहीं जिसमें निवेशक कुछ सोचे कि अच्छा मेरे लिए कुछ खास सस्ता हो गया। बाय डिप्स तो मैं सोच रहा था कि अच्छा आप 200 डे मूविंग एवरेज, 50 डे मूविंग एवरेज, इन्हीं सब लेवल्स की बात कर रहे होंगे। 24,000, 24,500, कम कम से कम 24,000 जैसा लेवल आए तब आप सोचे निवेशक बाय डिप करे। तो अगर वहाँ पर बाय डिप वाला स्ट्रक्चर नहीं रहेगा, तो आज की तारीख में 20 डे मूविंग एवरेज पे चला भी गया या 22 मई वाला लेवल आ भी गया 24,500 का, 250 पॉइंट यहाँ से नीचे, उसमें क्या खरीदेंगे? नहीं, वही मैं कह रहा हूँ कि इंडेक्स देख के खरीदारी करके अब नहीं मिलेगा ना। ये तो ट्रेडिंग के लिए हम लेवल समझने की कोशिश कर रहे हैं कि हमको ट्रेड कैसे बिठाना है। जी। इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ से कोई इंडिकेशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे मैंने बोला, पूरा का पूरा सेटअप मेरे हिसाब से ये फ़ाइनेंशियल में अच्छा खासा न्यू हाई का है। सेटअप तो वही है, बाकी स्पॉयलर्स तो बहुत सारे हैं, आपको भी पता है। लेकिन मेरे हिसाब से ये सेटअप पूरा न्यू हाई का है। तो उस केस में इन्वेस्टर के लिए कुछ भी नहीं है, स्टॉक चुनिए। सेक्टर्स तो पता है आपको, रिज़ल्ट आ रहे हैं, कुछ-कुछ भाग भी जा रहे हैं रिज़ल्ट आने के बाद, उन सब में भी ध्यान लगाइए। तो इन्वेस्टर्स के लिए ये सब लेवल देखने की कोई ज़रूरत नहीं, और नीचे आता है तो आप इन टर्म्स ऑफ एसआईपी अपनी पोज़ीशंस को और ऐड ही कर सकते हैं। मुझे कोई खराबी नहीं लगती है इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट से। इन्वेस्टमेंट फ्रेश फ्रेश जो भी इन्वेस्टर्स हैं यहाँ पे, इनको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा, नीचे जाने पे और ऐड करना पड़ेगा। वहाँ जाके फिर कुछ ये नहीं कह सकते कि हमारा पोर्टफोलियो 5% नीचे चला गया जी, 10% नीचे चला गया जी, वो तो जाएगा जी। तो वो सोच के ही खरीदेंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए बिल्कुल क्लियर रख लीजिए दिमाग में कि ये मार्केट खरीदने का है, नीचे जाए तो और खरीदने का है, लेकिन स्टॉक एंड सेक्टर स्पेसिफिक खरीदने का है। हम जो लेवल्स बात करेंगे ये सिर्फ ट्रेडर्स के लिए होगा कि उनको अपना ट्रेड कैसे पोज़ीशन करना है। तो इन्वेस्टर के लिए कोई किसी तरह का कन्फ्यूज़न नहीं रखें।
सही गलत समय बताएगा। मार्केट जी, खरीदने वाला है, नया हाई वाला है। ठीक है। तो ये तो नीचे के लेवल्स आपने बता दिए, ऊपर अगर निकलने की कोशिश करता है, तो फिर किन लेवल्स के आगे आप तेज़ी की चाल मानेंगे ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से? और ऊपर फिर कौन से लेवल्स रहेंगे जिस पे नज़र जाएगी? एक्चुअली अब क्या है ना राजीव जी कि अब हमको 25 टू 50 को माइनस कर देना पड़ेगा, मुझे ऐसा लग रहा है। होता क्या है कि फर्स्ट 1 और 2 हिट अगर रहता, मे बी 3 हिट रहता, तो 24,800 से 25 टू 50 तक का हमको एनालिसिस करना पड़ता। लेकिन मुझे लगता है कि वो समय शायद अब चला गया। तो इसका मतलब है मेरे हिसाब से कि अब एक बार ही हमको अच्छा क्लोज़ खाली एक 25,000 एक 25,050 जो कि हमारा बेस्ट क्लोज़ होगा, इस कैंडल के ऊपर चाहिए हमको 15th मई के कैंडल के ऊपर का क्लोज़ चाहिए। यही काफ़ी है हमारे लिए इंडिकेशन कि 25,500 तो हो ही जाएगा, लेकिन वहाँ पे थोड़े आपको ऑप्शंस परेशान करेंगे। लेकिन आपको ये सीधा 26,000 वाला सेटअप में लेके जाएगा। तो जी, 25,050 के ऊपर ही क्लोज़ मिल गया, तो अब 25,250 को अब माइनस कर दीजिए, बिकॉज़ पहले उसका वाला इंतज़ार करने की स्ट्रक्चर ज़रूरत नहीं, उसका इंतज़ार करने नहीं की अब ज़रूरत नहीं, क्योंकि अब नहीं। ठीक, हो गया ना तो कंसोलिडेशन देखिए, तो 3, 6, 9, 12 करीब 13 दिन का तो कंसोलिडेशन हो चुका है। बिल्कुल, तो तो इसके ऊपर फिर कहाँ देखेंगे? ऑल टाइम हाई तो देखेंगे, ज़रूर जी, देखेंगे मुझे लगता है। यानी लेकिन मोटा-मोटी 26,300 यानी 1000 पॉइंट की एक रैली हमें देखने को मिल जाएगी 1000-1200 पॉइंट की। अगर 25,050 के ऊपर क्लोज़ मिल गया तो। नहीं तो जी, इमीडिएट सेटअप कंसोलिडेशन का है। हो सकता है कि थोड़ा रनिंग करेक्शन का है, प्रोवाइडेड 20 डीएमए के नीचे जाए। ओके। और मिड कैप, स्मॉल कैप जहाँ पर हमें इस हफ्ते तो थोड़ी-सी चाल दिखी है, लेकिन कोई बहुत तेज़ नहीं, लेकिन फिर भी जहाँ निफ्टी कंसोलिडेट कर रहा है या नीचे आ रहा है, उसके मुकाबले मिड कैप जो है, वो थोड़ा-सा टिकने की कोशिश कर रहा है। मिड कैप भी कंसोलिडेशन में ही है एक्चुअली अगर देखा जाए, तो मिड कैप का कोई बड़ा मूवमेंट नहीं है। 20 मई के कैंडल को अगर आप देखें तो जो भी है, उस कैंडल के अंदर में ही पूरी कंसोलिडेशन चल रही है। तो इसमें कोई बड़ी स्ट्रेंथ आ गई है, ऐसा कुछ नहीं। वो करेक्शन हो और उसके अगेंस्ट ये कंसोलिडेशन है। उसके ऊपर जैसे मैंने उस दिन भी बोला था कि मारीबोजो जो है, मारीबोजो मतलब कुछ नहीं, ओपनिंग क्लोज एक जैसे ही एक जगह, मतलब कोई इसमें वीक नहीं होता है, वही है। तो अब इसके क्लोज उसके मतलब 57,500 के ऊपर क्लोज देगा तो फिर ये सीधा आपको 60,000 की तरफ वाला बढ़ने की कोशिश करेगा। तो स्ट्रक्चर ऐसा है मिड कैप का कि हम यहाँ से सिर्फ बात कर सकते हैं, लेकिन यहाँ से स्टॉक नहीं ढूंढ सकते हैं, सिर्फ ट्रेंड ढूंढ सकते हैं। ट्रेंड तो है पॉजिटिव, स्टॉक ढूंढिए, स्टॉक्स पे फिर बहुत जगह चाल आएगी। हुँ, हुँ। तो फिर ये तो रही मिड कैप की, और स्मॉल कैप में किस तरह का नज़रिया रहेगा फिर? सेम रहेगा आगे आगे। यहाँ भी लगभग वही कहानी बन रही है फिर, ज़्यादा फ़र्क नहीं है। हाँ, लेकिन मुझे फॉर सम रीजन स्मॉल कैप की स्ट्रेंथ ज़्यादा लगती है, क्योंकि ये बेचारा पिट भी ज़्यादा गया था, तो इसकी स्ट्रेंथ जो है वो मिड कैप से थोड़ी ज़्यादा हो सकती है। लेकिन अभी सब कंसोलिडेशन में। जी। अब आ जाते हैं बैंकिंग की तरफ, और निफ्टी बैंक ने क्या किया है, जो आप इंतज़ार कर रहे हैं 55,500 के ऊपर, तो वहाँ तक जा रहा है, लेकिन उसके बाद मतलब 55,500 के ऊपर क्लोजिंग देने के बाद भी जो उसके बाद चाल बननी चाहिए, वो चाल नहीं बनी अभी। नहीं, वो एक दिन के बाद वापस इसलिए आ गया ना राजीव जी कि ये आपका एक्सपायरी वाला वीक चल रहा है। नहीं तो ये आराम से निकलने वाला था, ये वोलेटिलिटी मेंटेन रहेगी और यहाँ से डायरेक्शन अभी बैंक में नहीं लेना चाहिए, मुझे तो ये लगता है। और 20 डीएमए से तो बिल्कुल डायरेक्शन नहीं लेना चाहिए। मुझे लगता है डायरेक्शन हमें लेना चाहिए 54,700 से। जब तक ये होल्ड करता है, इसके नीचे क्लोज नहीं होता है, ये बैंक ऐसे ही कंसोलिडेट करेगा। और अगर इसके नीचे क्लोज हुआ तो शायद ये छोटा, एकदम छोटे समय का डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न होगा। और फिर जो एक इम्पॉर्टेंट कैंडल डिस्कस डिस्कस हुआ था 9th मई का,
उसके आसपास की टेस्ट हो सकती है। तो इसको स्टेप बाय स्टेप समझ लेते हैं। 20 डीएमए यहाँ पे उतना इम्पोर्टेंट आज के डेटा से नहीं है मेरे लिए। ये इम्पोर्टेंट है 54,700 जिसके नीचे क्लोज नहीं होना चाहिए। जब तक ये क्लोज नहीं होता है, स्टेप नंबर 1, ये ऐसे ही टाइम पास करता रहेगा, कंसोलिडेशन चलता रहेगा। इसके नीचे क्लोज हुआ तो क्या होगा? इसके नीचे क्लोज हुआ तो समवेयर अराउंड 53,600 टू 800 का एक रीटेस्ट हो सकता है, अगर उसके नीचे क्लोज हुआ। और अगर नहीं हुआ तो फिर समडे समथिंग गुड ऊपर निकलेगा। जी, तो जब इस बार ऊपर निकलेगा, यानी इस बार ऊपर निकलेगा मतलब 56,000 पार कर जाएगा, तो फिर क्या सीधे 60,000 की बात करेंगे या पहले 58,000 जैसा कोई लेवल देखेंगे? 56,000 निकला ना, तो 56,000 प्लस अगर 2.5% गेन करते हैं तो 57,500 होता है। इतना तो हो जाएगा, 2.5% हो जाएगा। लेकिन रनवे आपका 5 से 6% तक का बनना चाहिए, बिकॉज़ रनिंग जो भी चीज़ें होती है वो 3 से 5% के रेंज में जाती है। जी, तो अगर ब्रेकआउट हुआ भी तो 57,500 से 60,000 का रेंज तो होना चाहिए। जी। अच्छा, कुछ देर पहले मैंने जब आपकी टेबल पे कैलकुलेटर देखा, मतलब देखा तो पहले भी होगा, लेकिन शायद उतना ध्यान नहीं जाता, या कई बार होता है कि चीज़ें नज़र में नहीं रहती हैं या सामने दिख भी रही होती हैं लेकिन उस पर फ़ोकस नहीं होता है। आज मुझे लगा कि अच्छा, इस समय भी जब सारी दुनिया एक्सेल शीट पर ही चलती है, सुमेश जी अभी भी कैलकुलेटर इस्तेमाल करते हैं या सिर्फ दिखाने के लिए रखा है? तो आपने डेमो दे दिया कि नहीं आप इस्तेमाल करते हैं? मेरे पास 3 कैलकुलेटर है। जी, सबका इस्तेमाल अलग-अलग है ना, और हर अलग-अलग तरह का कैलकुलेटर है। एक्सेल पे तो हम काम करते ही हैं, लेकिन अगर आपको अभी लेवल बताना है, मैं एक्सेल में भी लग जाऊँ वहाँ पे फ़ॉर्मूला देखने के लिए, तो आपका तो 5 मिनट गया एक्सेल अच्छा, स्प्रेडशीट में। तो कुछ काम और ऐसा होता है कि कभी-कभी 2 कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ती है। कुछ इस पे दोनों बैलेंस करके। तो ऐसे रखना पड़ता है। अच्छा, आपके दोनों कैलकुलेटर एक ही नंबर बताते हैं ना? ऐसा तो नहीं कि वो दोनों अलग दिशा में जाते हैं, एक बेयर हो, एक बुल हो? अभी तक तो ऐसा नहीं हुआ है, स्टैंडर्ड है। अच्छा, तो चलिए, अब ये बैंकिंग की कहानी तो हमने समझ ली। अब आईटी की कहानी थोड़ी समझ लें, उसके बाद फिर बढ़ते हैं दर्शकों के सवालों की तरफ। तो आईटी क्या कर रहा है? ये भी ठंडा-ठंडा पड़ा हुआ है। बेचारे को अभी 200 डे मूविंग एवरेज ऊपर दिख रहा है, वहाँ तक जाने का भी हौसला नहीं जुट रहा है। ये है तो एक्चुअली लिक्विड ऑक्सीजन में, लेकिन मतलब लिक्विड ऑक्सीजन कहने का मतलब ना जीने दे रहा है ना मरने दे रहा है। मुझे अभी भी बहुत ना नेगेटिव हूँ ना पॉजिटिव हूँ। सिंपल है, 38,500 और नीचे 35,500। इसके पहले में इनका कोई भी डिसीजन लेना ही मुश्किल है, एकदम टाइम पास चलेगा। जी, 38,500 आपने कहा ना? हाँ, और नीचे? 38 नीचे ये वाला 35,500। 35,500। तो बहुत ही डिफाइंड रेंज एक बना हुआ है, और उससे पहले इसमें कोई कहानी बनती हुई दिख नहीं रही है। तो इस बीच में अभी करें क्या इसमें, या छोड़ दें, रडार पे रखें नहीं अभी? आईटी जब तक करेक्ट नहीं होना, मुझे नहीं लगता कि कोई इसमें काम करना चाहिए, ठीक नहीं रहेगा। वैल्यूएशंस बहुत फेवरेबल नहीं है, और बाकी आपको पता ही है, तो भाई साहब वहाँ बैठे हुए हैं ना मुसीबत करने के लिए, तो कब क्या करेंगे उसका पता नहीं है। जी, उनको खुद ही नहीं पता है। चलिए ठीक है, अब उनका कितना जिक्र करें।